दिल्ली में कुछ भी अच्छा होता है तो पूरी की पूरी केजरीवाल सेना उसका श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन जो भी बुरा होता है उसे पूरी चालाकी से केंद्र सरकार के पाले में डाल देते हैं। दिवाली पर दिल्ली वालों ने खूब पटाखे जलाए। नतीजा यह हुआ कि हवाएं जहरीली हो गई, तो केजरीवाल की सरकार ने इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे बीजेपी के खाते में डाल दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के लिए पटाखे और पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने खास मकसद से पटाखे जलाए, इसके पीछे भाजपा है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के आसपास पराली जलाए जाने की करीब 3,500 घटनाओं का असर आज राष्ट्रीय राजधानी में दिखा और इस वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ी है। इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने हर समय बयान दिए कि पटाखे जलाने से कुछ नहीं होता है, यह धर्म और त्योहार का मामला है। अब सभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है। 2 दिन पहले हवाओं की जो गुणवत्ता थी वह आज नहीं है। दिवाली की रात पटाखे जलाए जाने की वजह से दिल्ली वायु प्रदूषण अपने चरम रहा। सुबह पूसा मंदिर मार्ग, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, श्रीनिवासपुरी, आनंद विहार, करणी सिंह शूटिंग रेंज और ओखला समेत तमाम इलाकों में IQI 999 दर्ज किया, जो कि वायु गुणवत्ता मापने का उच्चतम पैमाना है। यही नहीं, दिल्ली के 27 निगरानी केंद्रों पर भी वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में दर्ज की गई। दिवाली से एक दिन पहले गोपाल राय ने विपक्षी दलों से आतिशबाजी को धर्म से नहीं जोड़ने और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बच्चों और बुजुर्गों की जान जोखिम में नहीं डालने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दिल्ली के बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें। राजनीति करने के लिए कई अन्य मुद्दे हैं, कृपया लोगों को सांस लेने दें। दिवाली दियों का त्योहार है, पटाखे जलाने का नहीं। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी को रोकने के लिए 27 अक्टूबर को पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान शुरू किया था, जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 28 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखे की बिक्री और उनके जलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं दिल्ली में पटाखे जलाने में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के संबंध प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग और हफ्ता वसूली के मामले में गिरफ्तार अनिल देशमुख की मुसीबतें आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में ईडी अब उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को गिरफ्तार कर सकती है। अब तक ईडी के सामने पेश होने से बच रहे ऋषिकेश देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भी जारी कर दिया है। लेकिन ये मामला सिर्फ देशमुख के बेटे तक ही सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि उसके बाद दूसरे कई ऐसे नेता हैं जिन्हें वसूली की रकम में हिस्सा दिया जाता था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब दूसरे नेताओं की बारी है। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया और कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अन्य नेताओं की बारी है। बेटा, दामाद, साझेदार और अनिल परब समेत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं तक वसूली फंड पहुंचता था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को पूछताछ के लिए समन जारी किया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में पूर्व कमिश्नर ने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वजह से 100 करोड़ रुपए वसूली कर देने की मांग की थी। इस मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में जांच एजेंसीज ने पाया था कि अनिल देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के प्रधान पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा करके एक साथ कई खेल कर दिए। पहला तो ये कि उनकी कुर्सी पक्की हो गई, जिस पर कई दूसरे नेताओं की निगाहें थीं। इसके बाद सिद्धू का निशाना सीएम की कुर्सी है, इसलिए इस्तीफा वापसी के ऐलान के साथ ही उन्होंने सीएम चन्नी पर जमकर हमले किए और चन्नी को एक तरह से उसी अंदाज में नकारा साबित कर दिया जिस तरह से वे कैप्टन के खिलाफ हमलावर रहे थे। इतना ही नहीं, सिद्धू ने यह भी कह डाला कि इस्तीफा तो वापस लिया है, लेकिन काम तब तक नहीं करूंगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। मतलब कि सिद्धू न तो पार्टी का काम करेंगे और न ही चुनाव प्रचार। ये तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी फरमाइशें मानी नहीं जाती। सिद्धू ने कहा कि ये 90 दिन की सरकार है। पंजाब के ड्रग्स और बेअदबी के 2 बड़े मुद्दे, इस पर सरकार ने 50 दिन में क्या किया? नशे की रिपोर्ट खोलने और बेअदबी में इंसाफ की दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सिद्धू ने सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब तक
डीजी और एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाता तो कांग्रेस भवन अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि ये पार्टी और कार्यकर्ताओं की इज्जत का सवाल है। सिद्धू ने यहां तक कहा कि अगर कोई ज्यादा सयाना बनेगा तो उसे भी इसका हश्र पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी सिद्धू और सीएम चन्नी को केदारनाथ धाम ले गए थे, लेकिन उसके बाद भी सिद्धू सार्वजनिक हमला करने से नहीं चूक रहे। सिद्धू ने कहा कि बरगाड़ी बेअदबी केस में 2015 में एफआईआर दर्ज हुई। ये केस तब डीजीपी रहे सुमेध सैनी ने दर्ज कराया। सैनी बेअदबी के प्रमुख आरोपी हैं। फिर अपने पसंदीदा अफसर इकबालप्रीत सहोता को एसआईटी का हेड बनाया। फिर सहोता ने सुखबीर बादल के साथ बैठकर उन्हें क्लीन चिट दे दी। आज चन्नी सरकार ने उसे ही डीजीपी लगा दिया। सिद्धू ने पूछा कि सुरक्षा कवच पहनने वाले आज कार्रवाई कैसे करेंगे। सिद्धू ने कहा कि एडवोकेट एपीएस देओल को सरकार ने एडवोकेट जनरल बना दिया। एडवोकेट देओल ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को ब्लैंकेट बेल दिलाई। कोर्ट में खड़े होकर एडवोकेट देओल ने कहा कि पंजाब में सरकार झूठ बोल रही है, पंजाब सरकार भरोसे योग्य नहीं है, ये केस सीबीआई को दे दो। फिर वो शख्स एडवोकेट जनरल कैसे बन गए? आज कहा जा रहा है कि पंजाब का डीजीपी और एजी बादलों ने लगाया। सिद्धू के दबाव में देओल ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सीएम चन्नी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि जब तक डीजीपी और देओल नहीं हटते पंजाब में पार्टी का प्रचार नहीं होगा। सिद्धू ने कहा कि नशा तस्करी को लेकर एसटीएफ रिपोर्ट कोर्ट में बंद पड़ी है। हाई कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं कि पंजाब सरकार इसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। सिद्धू ने कहा कि सरकार विधानसभा में रिपोर्ट सार्वजनिक करे। सिद्धू ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत नहीं तो पार्टी को वो रिपोर्ट दे दें, मैं उसे सार्वजनिक कर दूंगा। सिद्धू ने कहा कि डीजीपी और एजी के मुद्दे को उन्होंने बार बार सीएम चरणजीत चन्नी के सामने उठाया। मैं 1 महीने से उनसे बात कर रहा हूं। मुझे कहा कि पैनल बना 1 हफ्ते में डीजीपी को हटाएंगे। 2 पैनल यूपीएससी से वापस आ चुके हैं, लेकिन चन्नी कल परसों कहकर टाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवाब मलिक के बोल बेकाबू होते जा रहे हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप पर आरोप लगा रहे नवाब मलिक ने अब उनको किडनैपर बता दिया और कहा कि समीर वानखेड़े ने वसूली करने के लिए आर्यन खान का किडनैप किया। असल में नवाब मलिक को समीर ने इतने गहरे जख्म दिए कि वे भरते ही नहीं। और खबर यह है कि एनसीबी फिर से सक्रिय हो गई है, जिससे नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। असल में एनसीबी नवाब मलिक के दामाद समीर खान के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों में उनकी जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। एनसीबी ने इस मामले को समीर वानखेड़े से वापस ले लिया है। अब इस मामले की जांच ज्ञानेश्वर सिंह के हाथ में है, जो दिल्ली की ऑपरेशनल यूनिट के हैं। सूत्रों ने कहा कि एसआईटी अब मलिक के दामाद समीर खान को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। माना जा रहा है कि एनसीबी के इस कदम से राजनीतिक विवाद हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीबी के खिलाफ हमलावर रहे हैं। जमानत को चुनौती देने का फैसला पिछले महीने की शुरुआत में ही कर लिया गया था। समीर खान को एनसीबी ने तब तलब किया था जब एनसीबी को एक अन्य ड्रग मामले में आरोपी के साथ 20,000 रुपए के लेन देन के सबूत मिले थे। उन्हें जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने दावा किया था कि उन्हें 200 किलोग्राम ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मलिक परिवार ने दावा किया कि वह हर्बल तंबाकू था। मलिक ने एनसीबी और वानखेड़े पर बीते महीने जमकर हमला किया। समीर का मामला तब सुर्खियों में आया जब एनसीबी ने पिछले महीने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में गिरफ्तार किया था। तब उन्होंने बॉलीवुड सितारों से जबरन वसूली, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने और शाहरुख को फंसाने के लिए फर्जी मामला बनाने का आरोप लगाया। मंत्री ने एजेंसी पर बॉलीवुड और महाराष्ट्र की छवि खराब करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आर्यन खान ड्रग्स मामले में बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने बड़ा खुलासा किया। अगर मोहित कंबोज के दावे सही हुए तो फिर इस मामले के तार नवाब मलिक ही नहीं बल्कि अनिल देशमुख से होते हुए पूरी एनसीपी से जुड़ जाएंगे। और अब तक जो आरोप नवाब मलिक बीजेपी पर लगा रहे हैं उसका पर्दाफाश हो जाएगा कि असली खिलाड़ी एनसीपी का नेता है। मतलब ये कि देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद जो बम फोड़ने की बात कही थी, अब वो बम फूटने लगे हैं। मोहित कंबोज ने कहा कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जो एनसीपी से जुड़ा है। इतना ही नहीं, कंबोज ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। आर्यन खान मामले को लेकर एनसीबी और समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे नवाब मलिक पर यह एक बड़ा पलटवार है। नवाब मलिक ने इस मामले में मोहित कंबोज पर भी आरोप लगाए थे।
मोहित कंबोज ने कहा कि देश में 2 अक्टूबर के बाद एक विवादित मामला आर्यन खान ड्रग्स केस चर्चा में है। इस मामले में नवाब मलिक ने 6 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया कि वह इसमें शामिल है, लेकिन मैं इस मामले में सच सामने ला रहा हूं। मोहित कंबोज ने किरण गोसावी की आर्यन खान के साथ फोटो दिखाई। उन्होंने कहा कि ये फोटो सबने देखी होगी। भाजपा को इस मामले में कहकर खींचा जा रहा है कि किरण गोसावी भाजपा का कार्यकर्ता है। कंबोज ने कहा कि इस मामले में सुनील पाटिल मास्टरमाइंड है, वह धुले का रहने वाला है और एनसीपी से 20 सालों से जुड़ा है। कंबोज ने आरोप लगाया कि सुनील पाटिल अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का दोस्त है। सुनील पाटिल 1999 से 2014 तक महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के साथ मिलकर पोस्टिंग में ट्रांसफर को लेकर रैकेट चलाता है। जब से राज्य में सरकार बदली वह दोबारा एक्टिव हो गया। उन्होंने कहा कि सुनील पाटिल ने 1 अक्टूबर को सैम डिसूजा को फोन किया और एनसीबी अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। 2 अक्टूबर को सैम डिसूजा को बताया कि किरण गोसावी एनसीबी से बात करेगा। कंबोज ने पूछा कि एनसीपी नेता को इस ड्रग्स पार्टी के बारे में कैसे पता चला। कंबोज ने सुनील पाटिल की एक कथित ऑडियो क्लिप सुनाई। उन्होंने दावा किया कि इसमें सुनील पाटिल का नाम है, जो मौजूदा और पूर्व गृह मंत्री का नाम ले रहा है। वह बता रहा है कि कैसे उसने काम किया। सुनील पाटिल सिंडिकेट चला रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा और किसी बीजेपी नेता का कोई संबंध नहीं है। ये पूरी साजिश भाजपा को बदनाम करने के लिए रची गई। एनसीपी को सुनील पाटिल से अपने संबंधों के बारे में बताना चाहिए। सुनील पाटिल एक बड़े होटल में रुका था, वहां कौन से एनसीपी नेता थे जो उससे मिलने गए थे? नवाब मलिक को जवाब देना चाहिए। जनवरी में एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर चिंकू पठान को गिरफ्तार किया था। वह दाऊद का आदमी है। उसके पास से हथियार और पैसा भी बरामद हुआ था। चिंकू पठान स्टेट गेस्ट हाउस में रुका था। यहाँ उनसे मिलने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मिलने गए थे। वहां एक मंत्री का दामाद भी मौजूद था। यहाँ सुनील पाटिल भी था। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सियासी गलतफहमी के बीच राहुल गांधी एक बार फिर गुपचुप तरीके से लंदन खिसक गए। राहुल गांधी के रहस्यमय तरीके से लंदन जाने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी सफल विदेश यात्रा से लौटे और सीधा काम पर लग गए। बड़े फैसले लिए। वह जवानों के साथ दीपावली मनाने नौशेरा गए, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं? वह छुट्टियां मनाने लंदन जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने राहुल की इस कथित यात्रा को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हों। दिसंबर 2020 में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर ही राहुल गांधी अचानक इटली मिलान की यात्रा पर रवाना हो गए थे। इस खास मौके पर उनके गायब होने पर सवाल उठना लाजिमी था। जब सवाल उठाए गए तो कांग्रेसी नेताओं ने अटपटी बयानबाजी शुरू कर दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर अपनी नानी से मिलने गए थे। दूसरी ओर कांतिलाल भूरिया ने दावा किया कि राहुल गांधी पार्टी के किसी काम से गए थे और इसी तरह से 6 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के करीब एक पखवाड़े पहले राहुल गांधी बैंकॉक चले गए थे। ये सब उस दौरान हुआ जब बीजेपी चुनौतियां पेश कर रही थी और कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में आपसी फूट में उलझी हुई थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में उनकी यात्रा से पहले राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर राहुल गांधी बैंकॉक से लौटने के बाद इंडोनेशिया की यात्रा की और उनकी ये यात्रा कुछ और नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी से दूर भागना भर था। हालांकि कांग्रेस ने उनकी इस यात्रा का भी बीच बचाव कर दिया। खास बात यह है कि मोदी सरकार की नीतियों और निर्णयों के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश भर में 1 नवंबर से 8 नवंबर 2019 के बीच 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खाका तैयार किया था, लेकिन राहुल गांधी उसे भी बीच में ही छोड़कर चले गए। सामान्यतः देखा जाता है कि राहुल गांधी अक्सर महत्वपूर्ण संसदीय सत्रों और डिबेट्स में शामिल ही नहीं होते हैं। उन्होंने जनवरी 2018 में केवल एक ब्रेक के लिए बजट सत्र को छोड़ दिया था। 2015 में राहुल गांधी विपश्यना या ध्यान के नाम पर 60 दिनों के लिए गायब हो गए थे। राहुल गांधी की अचानक और सीक्रेट विदेश यात्राओं का कांग्रेस पार्टी भले ही बचाव करती हो, लेकिन सच यही है कि वो हमेशा उनकी सुरक्षा में लगी एसजीपी को परेशान करते रहे। नवंबर 2019 में उनकी एसजीपी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक 2019 पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2015 से राहुल गांधी ने
एसजीपी को बताए बिना ही 247 बार विदेश दौरे किए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब में महाधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाए। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए सरकार और महाधिवक्ता कार्यालय के कामकाज में बाधा पहुंचा रहे हैं और लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। एसपीजी देओल ने सिद्धू पर तब हमला बोला जब एक दिन पहले ही उन्होंने फिर से एडवोकेट जनरल और डीजीपी की नियुक्ति का मामला उठाकर सीएम चन्नी को घेरने की कोशिश की थी। एपीएस देओल ने एजी बनाए जाने के बाद विवाद बढ़ने पर 1 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल सीएम चन्नी ने उनके इस्तीफे को नामंजूर करके सिद्धू को इस बात के संकेत दे दिए थे कि सरकार के कामकाज में उनका हस्तक्षेप नहीं चलेगा। इसी बौखलाहट में सिद्धू ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ चन्नी सरकार पर हमला किया बल्कि यह भी कहा कि वे कांग्रेस के दफ्तर तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको हटाया नहीं जाता। डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बाद सिद्धू ने अचानक प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सूबे की सियासत में हड़कंप मचा दिया। कांग्रेस आलाकमान ने इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने पिछले दिनों कहा था कि पंजाब कांग्रेस एकजुट है। सिद्धू ने भी अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद शर्त रख दी कि नए एजी और पैनल की नियुक्ति के बाद ही वे अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार वापस ग्रहण करेंगे। इसके बाद पूर्व एजी का बयान आने को लेकर चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में इससे एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो सकता है। एपीएस देओल को सीएम चन्नी का काफी करीबी माना जाता है। ऐसे में राजनीति गरमानी तय है। देओल ने कहा कि सिद्धू के लगातार बयानों से नशीले पदार्थों और बेअदबी के मामले में राज्य सरकार की न्याय सुनिश्चित कराने के गंभीर प्रयासों पर असर पड़ रहा है। वे इस प्रकार के बयानों से सरकार के प्रयासों को पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू अपने राजनीतिक सहयोगियों को राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए गलत सूचना भी दे रहे हैं। पूर्व एजी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगाया कि वो प्रदेश के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उनके इस प्रकार के कार्यों का पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। उन्होंने सिद्धू पर स्वार्थ की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। एपीएस देओल ने कहा कि वे पार्टी के कामकाज को खराब करने के लिए निहित स्वार्थ के तहत काम कर रहे हैं। अभी तक इस मामले में सिद्धू की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों में सिर्फ निवेशकों के धन का गोलमाल नहीं होता, बल्कि इनका इस्तेमाल काला धन सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। इसी वजह से आईटी विभाग ने महाराष्ट्र के एक शहरी ऋण सहकारी बैंक में जमा 53 करोड़ से अधिक रुपए के लेन देन पर रोक लगा दी है। असल में काले धन को सुरक्षित करने के लिए इस बैंक में बिना पैन कार्ड के लिए बहुत सारे खाते खोल दिए गए और उनमें करोड़ों रुपए भी जमा हो गए। आयकर विभाग ने ये कदम हाल ही में मारे गए छापों के दौरान खाते खोलने में घोर अनियमितता की बात सामने आने पर उठाया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। आयकर विभाग ने बैंक के मुख्यालयों और इसके अध्यक्ष तथा निदेशक के आवास पर 27 अक्टूबर को छापा मारा था। आधिकारिक बयान में हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि किस संस्थान पर छापा मारा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी पहचान बुल्ढाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक के तौर पर की गई है। आयकर विभाग का कहना है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यानी सीबीएस पर बैंक आंकड़ों के विश्लेषण और छापों के दौरान अहम लोगों के बयानों से पता चला कि बैंक खाते खोलने में बड़ी गड़बड़ी की गई। सीबीडीटी ने बताया कि 200 से अधिक बैंक खाते इस शाखा में बिना पैन कार्ड के ही खोल दिए गए। इनमें एक साथ खोले गए 700 से अधिक ऐसे खातों की पहचान की गई है जिनमें 34 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक नकदी खाता खुलने के 7 दिन के भीतर जमा की गई, खास तौर पर अगस्त 2020 से मई 2021 के बीच। आयकर विभाग का कहना है कि बैंक के अध्यक्ष, सीएमडी तथा शाखा प्रबंधक नकदी जमा के स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं दे सके और उन्होंने स्वीकार किया कि ये बैंक के एक निदेशक के कहने पर किया गया, जो एक नामी स्थानीय कारोबार है। एकत्रित साक्ष्यों और दर्ज बयानों के आधार पर 53 करोड़ 72 लाख रुपए की पूरी राशि के लेन देन पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए अनिल देशमुख को अदालत ने करारा झटका दिया। कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि ईडी ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 9 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शरद पवार के खास नेता अनिल देशमुख से ईडी ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और तब कोर्ट ने अनिल देशमुख को रिमांड पर भेजा था, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस
प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा हुआ है। ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्टोरेंट से करीब 470 करोड़ रुपए से अधिक इकट्ठा किए। देशमुख ने पूर्व में इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस अधिकारी वाजे द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री और उनके परिवार ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को वाइट करने के लिए 27 कंपनियों का इस्तेमाल किया और एजेंसी को सबूतों के साथ उनसे पूछताछ करने के लिए अधिक समय की जरूरत है। सूत्रों ने आगे कहा कि देशमुख के बेटे ऋषिकेश को मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन किया गया था, लेकिन वह आए नहीं। ईडी उनके बेटे को फिर से समन भेजने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।